नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। खैर, वर्तमान समय काफ़ी चुनौतियों भरा है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश बदहाल और त्रस्त है कि इसी बीच ब्लैक फंगस का भी दस्तक हो गया है। अब ऐसी स्थितियों में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही संक्रमण से बचाव का अभी एक बेहतर तरीका दिख रहा है। वैक्सीन भी लगाई जा रही हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने की रफ्तार और फिर उसकी एफिकेसी, उसकी दक्षता के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के 135 करोड़ या 132 करोड़ की जो वर्तमान जनसंख्या है, उसको कवर करने में भी काफ़ी समय लगने वाला है। कुछ विद्वान लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जुलाई तक ये कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग उस समय को थोड़ा और आगे भी बता रहे हैं, अगस्त सितंबर तक ले जा रहे हैं। उसके साथ ये भी हमको सुनने को मिल रहा है कि जो थर्ड वेव है कोरोना का, वो भी आने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास ले नहीं पा रहा है। अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं और वो ऑफलाइन क्लास पूरी तरीके से बंद है। स्टूडेंट भी अपने अपने घर को पलायन कर गए हैं। अब ऐसी स्थितियों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि विद्यार्थी घर पहुंच के अपने पढ़ाई का क्रम तोड़ देते हैं। कोचिंग क्लास लगती थी, उसका एक शेड्यूल था, रूटीन था, उस रूटीन को बनाकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और घर जाने के बाद ये पूरा रूटीन टूट जाता है और आगे एग्ज़ाम का समय नहीं दिखता है। तो कई बार और लापरवाह हो जाते हैं हम और इस समय का प्रयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं। ऑनलाइन गेम खेलना, इसके साथ साथ और भी सोना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें करके हम इस समय का दुरुपयोग कर जाते हैं और फिर आगे स्थितियां जैसे ही अनुकूल होंगी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो उस समय आपको ये वाला जो समय बेकार हो रहा है काफ़ी खलेगा, काफ़ी याद आएगा कि हमने इस समय को क्यों बेकार कर दिया। तो इसलिए आप लोग इस समय में अपने जो पहले जो कुछ भी पढ़ चुके हैं आप, उसको आप रिवाइज करिए। सप्ताह में कोशिश करें कि आप 1-2 निबंध लिख लिया करें, कुछ मेंस के आंसर लिख के देखें, कुछ प्रीलिम्स के पेपर ही लगाएं और रिमाइंड आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सीरीज चल रही है। अभी आगे और भी सीरीज चलेंगी, उनको देखकर अपने समझ को विकसित कर सकते हैं। तो आपको इस समय का दुरुपयोग एकदम नहीं करना है। आपको मान के चलना है कि एग्ज़ाम की तिथि, आगामी तिथि जल्दी ही आ जाएगी और उस समय हमारे पास समय कम रहेगा। इसलिए अभी कोचिंग भी आपको नहीं जाना है, अभी आपको घर के बाहर भी कहीं नहीं जाना है। तो आप इस समय में पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर दे सकते हैं या अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगा सकें, ऐसा आपको कोशिश करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हुए अब तक 8 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है और ये उसी क्रम में 9वां लेक्चर होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सूचना क्या है, सूचना के प्रकार क्या हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रकार हमने देखा था वो क्या था, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं
और देखते हैं कि संचार क्या है। संचार, जैसा कि लेक्चर सेकंड में शायद मैंने आपको संचार का बेसिक मतलब बता दिया था। जो लेक्चर का भाग 2 है उसमें शायद मैंने आपको संचार और सूचना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो संचार क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि संचार क्या है और संचार क्यों आवश्यक है और संचार में मुख्य बाधा क्या है। क्योंकि जैसे ही इन चीज़ों को हम समझेंगे वैसे वैसे इनके बारे में आगे की कड़ी अपने आप निर्मित होती रहेगी। देखिए, संचार क्या है तो हम बोल सकते हैं कि किसी सूचना को, सूचना क्या हो सकता है आपको पता है, किसी सूचना को, और सूचना क्या हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, ध्वनि हो सकती है, वीडियो चित्र हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। तो आप संचार का बेसिक परिभाषा बता सकते हैं किसी को कि किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या है, संचार। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संकेत, ध्वनि, चित्र इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे को जो सूचना पहुंचाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संचार। मतलब सूचना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो संचार है। अब बात आती है कि संचार क्यों। तो आपको पता है कि अगर हमें अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है तो उसके लिए हमको संचार करना पड़ेगा। अब संचार के लिए मुख्यतः बाधा क्या है। देखिए, संचार के लिए मुख्य बाधा क्या है, डिस्टेंस, दूरी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इतनी दूरी पर है कि मेरे हाथ वहाँ पहुँच सकते हैं, तो मैं हाथ से हो सकता है स्पर्श करके ही, अगर उसको पता रहेगा कि स्पर्श का मतलब क्या है, तो उसको मैं सूचना पहुंचा सकता हूं स्पर्श करके ही, क्योंकि दूरी पास है। और दूरी थोड़ी उससे ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग बोल के, चिल्ला के और वॉल्यूम को अपने बढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और आगे वाला व्यक्ति सुन पाता है। अब बाधा की बात यह है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आगे खड़ा है और उसको हम संकेत के माध्यम से कुछ, मान लीजिए मुझे प्यास लगा है तो मैं किसी को ऐसे बोलूँगा तो वो समझ जाएगा कि पानी चाहिए। और ठीक है, कुछ लोग दारू भी समझ जाएंगे इसको, लेकिन इसका मतलब लगभग समझ जाएंगे। आप देखते हैं कई कार्टून वगैरह बनते हैं, भूख लगता है तो ऐसे करते हैं, तो देखेगा तब तो समझेगा ना। तो जो हमारे पास काफ़ी है, जो बहुत ज़्यादा हमसे दूर नहीं है, उसको तो हम एकदम स्वाभाविक तरीके से बोलकर, संकेत करके, स्पर्श करके अपनी जो भी सूचना है उस सूचना को उसको पहुंचा सकते हैं या संचार कर सकते हैं उस सूचना का। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे संचार में बाधा उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अगर कितना भी ज़ोर से आवाज़ लगा लूँ तो यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर अगर कोई व्यक्ति है उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो समस्या क्या है, संचार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, डिस्टेंस का बढ़ना। जो बाधा इसमें है क्या है,
दूरी का बढ़ना। अगर दूरी नहीं बढ़ती है फिर तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संचार क्या हो जाएगा, या संचार की क्रिया को संपन्न कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले ज़माने में क्या करते थे लोग, अगर कहीं पंचायत बैठानी है तो एक ढोलक पिटवा देते थे, और उस ढोलक में ऐसा इंटेलिजेंस सूचना छिपा हुआ था कि हर एक गांव के व्यक्ति को उस सूचना का मतलब पता था कि एक कोई पेड़ है और उस पेड़ के सामने क्या होगा, आज गांव में पंचायत लगेगी। तो ढोलक से वो सुन लेते थे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ उस गांव से 20, 25, 50 किलोमीटर दूर गया है, तो क्या उसको उस ढोल की आवाज़ सुनाई देगी? और उस ढोल का आवाज़ सुनाई नहीं देगी, भले उसको पता है कि ढोल बजेगा तो पंचायत लगना है, लेकिन उसको सुनाई ही नहीं दी तो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि ढोल बजा के संचार किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे तो दूतों को भेजकर संदेशवाहक होते थे, उस संदेशवाहकों के माध्यम से सूचना को संचारित किया जाता था। एक राजा को कुछ बातें अगर किसी दूसरे राजा को पहुंचानी हैं तो क्या करते थे, संदेशवाहक जाते थे और पाती ले जाते थे, वहाँ पढ़ के सुनाते थे। अब आप खुद सोचिए कि जो सूचना एक चिट्ठी के रूप में लिखकर और एक संदेशवाहक के हाथों पहुंचाई जा रही है, क्या एकदम उसी रूप में वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको कैसे पता लगेगा? अर्थात इसमें एक बाधा और है कि अगर इस तरीके से सूचना को अगर हम ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो संभव है कि वो दूतवाहक जो है, संदेशवाहक है, वो उसमें कुछ करेक्शन कर दे। हो सकता है कि वो मूल रूप में ले ही ना जाए, कुछ और लिख के ले जाए। तो कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा कि जो हमने संदेश दिया है क्या वही संदेश उसको पहुंचा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर व्यक्ति घोड़े पर बैठ के लेके जाएगा अगर संदेश को, तो एक तो समय ज़्यादा लगेगा और उसके साथ साथ श्रम ज़्यादा लगेगा। अगर उसको हमें पैसा देना है तो वो ज़्यादा श्रम करके जा रहा है तो उसको पैसा भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोनों ही दृष्टि से ये क्या था, सही नहीं था। फिर हमने देखा कि व्यक्ति जो हैं वो सूचनाओं में कुछ क्या कर दे रहे हैं, त्रुटियां कर दे रहे हैं, या कुछ अपने मन से चीज़ें घटा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो लोग जानवरों पर विश्वास करना शुरू कर दिए। तो आप देखेंगे एक पक्षी होता है कबूतर, उसके गले में कुछ चीज़ें प्रशिक्षित किया जाता था, उसको बहुत आसानी से उसको तोता हो गया, कबूतर, उसको प्रशिक्षित किया जाता था और प्रशिक्षण के माध्यम से उसको क्या किया जाता था, अपने जो भी संदेश होता था उसको भेजते थे हम। खैर वो भी एक लिमिटेड दूरी तक ही कर सकते हैं। तो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना अर्थात संचार करने के लिए शुरू से ही सबसे बड़ी बाधा क्या थी, दूरी का बढ़ना। अब समय बीतता गया, आज के स्थिति में आप देखेंगे तो हमारा दूर संचार व्यवस्था इतना मजबूत हो गया है कि आप यहाँ अपने घर में बैठ के और विश्व के किसी कोने में बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। केवल ऑडियो कॉलिंग ही नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और भी कई ऐसे ऐसे क्रांतिकारी तरीके इजाद किए जा रहे हैं और आने वाले समय में आप उसको देखेंगे भी। लेकिन ये केवल कुछ समय में ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा एक समय लगा है इसके पीछे और क्रमवार तरीके से आज इस स्थिति तक संचार को हम पहुंचा दिए हैं। तो अगर हमको ये बात पता चल गई कि दूरी का बढ़ना, तो क्या आज जो हम पद्धति प्रयोग कर रहे हैं उसमें कैसे हम इतनी ज़्यादा दूरी को भी बहुत कम समय में संचार कर ले रहे हैं? तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी तकनीकें इसमें लग रही हैं, क्या प्रोसीजर ऐसा है? इसी को हम इस अध्याय के तहत पढ़ेंगे। अर्थात सूचना और संचार को देखिए दोनों मिले हुए हैं,
क्योंकि सूचना को ही तो भेज रहे हैं, और भेज रहे हैं तो क्या है, संचार है। तो इन दोनों को मर्ज करते हुए हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में आगे पढ़ना है। एक बार फिर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संचार क्या है? किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। संचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हमें समाज के तौर पर अगर जुड़ के रहना है तो हमें कोई एक कॉमन भाषा बनाना पड़ेगा, हमें कोई एक कॉमन संकेत बनाना पड़ेगा, और उन संकेतों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है। और बाधा क्या है? तो बाधा इसमें है दूरी का बढ़ना। कैसे दूरी का बढ़ना बाधा है, अभी हमने इस पे बात किया। अब हम बात करेंगे कि संचार के प्रकार क्या हैं। हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्य रूप से हमारा डिस्कस क्या होगा, आज की पद्धतियों पर है। पहले की पद्धतियों में तो इतनी तकनीक थी नहीं कि ढोल बजाना कोई ख़ास तकनीक का तो मुद्दा है नहीं। तो हमें इसको तकनीक के रूप में पढ़ना है, प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ना है। तो देखिए संचार क्यों, उसमें बाधा क्या है, उस बाधा को हटाने का हम प्रयास करेंगे। अब संचार के प्रकार देखेंगे कि संचार कितने प्रकार के हो सकते हैं। संचार के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए संचार के मुख्य रूप से 2 प्रकार हम बनाते हैं। हालांकि आधार बदलने पर और भी प्रकार मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो संचार है उसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें से एक वर्ग जो होता है उसको हम बोल सकते हैं क्या, बिंदु से बिंदु तक संचार। बिंदु से बिंदु तक संचार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब ये क्या है? तो बिंदु से बिंदु तक संचार का मतलब ये होता है कि संचार का वह तरीका, संचार की वह विधि जिसमें केवल एक ही जगह से, एक ही बिंदु से सूचना को प्रेषित किया जाए, भेजा जाए। प्रेषित मतलब होता है भेजना। केवल एक ही बिंदु से सूचना को भेजा जाए और जो ग्रहण करे, प्राप्त करे, प्राप्त भी क्या हो, एक ही बिंदु पर हो। एक ही बिंदु से उसको प्रेषित किया जाए और एक ही बिंदु पर वो प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बिंदु से बिंदु तक संचार हो रहा है। उदाहरण देखिए, मैं अभी अपने मोबाइल से नंबर लगाता हूँ किसी का, तो मैं एक बिंदु से क्या कर रहा हूँ, एक जगह से लगा रहा हूँ, तो एक बिंदु मैं हो गया, और दूसरा जिस व्यक्ति के पास ये नंबर लगा है वो हो गया दूसरा बिंदु। और जब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो संचार क्या हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, वो जो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। इसके अलावा बीच में या कोई और चाहे कि मैं अपना मोबाइल से उनकी बात सुन लूँ तो संभव नहीं है। मतलब बिंदु से बिंदु तक संचार मतलब होता है एक जगह से सूचना को प्रेषित किया जाए और एक ही जगह पर ग्रहण किया जाए। अब स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, कभी उनके मन में ऐसा डाउट आ जाता है कि मोबाइल है, मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन करके घर के सभी लोग बोलते हैं और उधर जो सुन रहा है व्यक्ति उसके आसपास भी कई लोग बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो ये एक बिंदु से एक बिंदु तक कैसे हुआ? और खैर ऐसी बातें दिमाग में आ ही जाती हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बिंदु से बिंदु तक बोल रहा हूँ मतलब एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तक नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बिंदु से बिंदु तक, मतलब मेरा मोबाइल यहाँ पे अगर लाउड स्पीकर में ऑन कर दिया तो जितने लोगों को लाउड स्पीकर सुनाई देगा वहीं केवल सुनाई देगा, और उसका स्रोत क्या है, वो मोबाइल है।
अगर उस मोबाइल को कोई ले जाकर या उसका लाउडस्पीकर ऑफ करके केवल एक व्यक्ति कान के पास लगा ले तो केवल वही सुनेगा। तो व्यक्ति की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिंदु। एक बिंदु से प्रेषित किया जाएगा और दूसरे बिंदु पर उसको ग्रहण किया जाएगा, और बीच में कोई तीसरा चौथा बिंदु नहीं आएगा जो उसको ग्रहण करेगा। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि जब कॉन्फ्रेंसिंग पर लेते हैं हम किसी को तब क्या होता है। भाई आपने वहाँ पे बिंदु ऐड कर लिया है, जब तक आप बिंदु ऐड नहीं किए थे क्या हो रहा था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और जब ऐड कर लिए हैं तो आपने बिंदु उसमें बढ़ा लिया है। लेकिन वो है क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचार है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब दूसरा क्या है, दूसरे को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, दूसरे को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, और हिंदी में इसको हम बोलें तो प्रसारण बोल सकते हैं। ब्रॉडकास्ट जिसको हम प्रसारण बोल सकते हैं। देखिए ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि किसी एक बिंदु पर तो बोला जाए। देखिए एक बिंदु है, इसी एक बिंदु से प्रेषित किया जाएगा सूचना प्रेषित किया जाएगा एक ही बिंदु से, लेकिन इस सूचना को बहुत से बिंदुओं पर ग्रहण किया जाएगा। इस सूचना को बहुत से बिंदुओं पर ग्रहण किया जाएगा। मतलब अभी आप टेलीविज़न जाकर कोई भी चैनल लगाइए, उस चैनल को किसी एक बिंदु से ही क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और वो चैनल जिसके जिसके टीवी में है वो सब उसको देख सकते हैं। ऐसा लिमिट नहीं है कि एक ही व्यक्ति कोई देखेगा। देखने के लिए जो आवश्यक उपकरण है, अगर वो आवश्यक उपकरण जिसके पास है सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। रेडियो आप सुनेंगे, रेडियो में कोई जैसे रेडियो मिर्ची है 98.3 FM। अब एक जगह पे तो क्या हो रहा है, वो प्रसारित हो रहा है, अर्थात एक जगह पर प्रेषित किया जा रहा है। लेकिन जिसके जिसके पास 98.3 FM के सुनने के लिए उपकरण हैं वो सब सुन पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रसारण या ब्रॉडकास्ट। तो ये परिभाषा के तौर पर आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं। मैं चीज़ों को समझाता इसलिए हूँ कि आप समझे, रटे नहीं बातों को, क्योंकि किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, अपने हिसाब से परिभाषा उसका नहीं दे पाएंगे। तो आप बिंदु से बिंदु तक संचार में क्या बोलेंगे कि ऐसा संचार जिसमें एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर सूचना, किसी एक बिंदु से सूचना प्रेषित की जाती है और किसी एक ही बिंदु पर प्राप्त की जाती है या ग्रहण की जाती है। अब वो सूचना कैसे भेजेंगे, कैसे प्राप्त होगा, आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा प्रकार क्या है, ब्रॉडकास्ट, प्रसारण। इसमें एक बिंदु से ही प्रसारित किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा, लेकिन विभिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर उसको ग्रहण किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसको ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक उपकरण होना चाहिए वो उपकरण आपके पास रहे। आप देखते हैं कि क्रिकेट जब होता है तो उस क्रिकेट के लिए कोई एक चैनल उसका प्रसारण का अधिकार खरीद लेता है, और वो चैनल हमारे पास रहता है तो हम उसमें देख पाते हैं क्रिकेट, और वो चैनल नहीं है तो नहीं देख पाते हैं। अब संचार के प्रकार को और एक तरीके से अगर हम बांटें कि संचार जो हो रहा है उसकी दिशा क्या है, ये तो हमने ये जो आधार बनाया था, वो आधार क्या बनाया था कि प्रेषित बिंदु और ग्रहण करने वाले बिंदु या प्राप्त कर्ता जो बिंदु था, उनके आधार पर दो प्रकार के हो गए। अब अगर हम जो सूचना भेज रहे हैं उसकी दिशा के आधार पर, या संचार की दिशा बोल सकते हैं कि दिशा के आधार पर भी संचार के कुछ प्रकार होते हैं, और वो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। संचार के प्रकार को हम एक और आधार दे रहे हैं दिशा के आधार पर। दिशा क्या है अभी समझ जाएंगे आप। जैसे एक मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये क्या है, सिंप्लेक्स विधि है, सिंप्लेक्स मेथड, और
आप इसको सिंप्लेक्स मेथड ही, सिंप्लेक्स विधि ही इसमें भी बोल सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड ही आप इसको देवनागरी में लिख लिया करिए, सिंप्लेक्स विधि। दूसरा क्या होता है, अर्ध डुप्लेक्स, नाम ही ऐसा चलता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी के तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो समस्या होगी। आप ऐसे ही देवनागरी में लिखिए, कोई समस्या नहीं आएगी, नंबर वगैरह नहीं कटेगा। तो अर्ध डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मतलब अपन कोई घर की बात नहीं कर रहे हैं, अर्ध डुप्लेक्स। और तीसरा क्या है, पूर्ण डुप्लेक्स, पूर्ण डुप्लेक्स मेथड। तो एक क्या हो गया, सिंप्लेक्स, दूसरा हो गया अर्ध डुप्लेक्स, और तीसरा हो गया पूर्ण डुप्लेक्स। ये क्या है देखिए, इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु, ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है, तो इनके बीच में संचार तो होगा, सूचना का संचार तो होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ एक ही दिशा में होगा। ए ये है और ये बी है, तो क्या होगा, ए से बी के तरफ सूचना जाएगा, बी से ए की तरफ सूचना नहीं आएगा। सिंप्लेक्स विधि में एक प्लेस पर सूचना भेजी जाती है और दूसरे पर ग्रहण की जाती है, दूसरे से भेजी नहीं जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स विधि। जैसे आप देखिए, रेडियो, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसमें क्या होता है, टेलीविज़न आप देखिए, इसमें क्या होता है कि एक प्लेस से भेजा जा रहा है और दूसरे के तरफ ग्रहण किया जा रहा है, दूसरे तरफ से हम पहले की तरफ भेज नहीं पाते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ में एंकर कुछ बोल रहा है, तो आप केवल सुनेंगे उसको, क्योंकि उसकी दिशा क्या है, उधर से हमारे तरफ आ रही है। हम चाहें कि उस एंकर को कुछ और बोल दें या उसको बोलें कि भाई ये न्यूज़ बता रहे हो, ये भी न्यूज़ बता दो, तो हमारा बात नहीं सुनेगा वो। आप देखेंगे जैसे अभी क्या है, क्लास पढ़ाने के लिए कॉलेज वगैरह में आप देखेंगे गूगल मीट्स का प्रयोग किया जा रहा है, जियो का भी कुछ ऐसा आया है, एक ऐप, कई ऐसे आ गए हैं अभी बीच में। तो उसमें आप देखेंगे कि टीचर 10, 15, 20 बच्चे अगर जुड़े हैं तो उनको बोल कर रखते हैं कि आप अपना साउंड बंद रखना और कुछ बोलना होगा तो आप ऑन कर लेना साउंड। तो स्टूडेंट को कुछ पूछना होता है तो क्या करता है, साउंड को ऑन करके बोल देता है, या समझ में आ गया तो बोलता है यस सर समझ में आ गया, नहीं आता है तो बोलता है नो सर समझ में नहीं आया। तो वो क्या है, वो दोनों तरफ चल रहा है जब उसको ऑन कर रहा है। तो मैं टीवी, रेडियो या ऐसी बात कर रहा हूँ केवल एक ही तरफ चले। मान लीजिए मैं अभी आपको ये क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो मैं नीचे कमेंट का सेक्शन ऑन करता हूँ कि उसमें आप मुझे जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन वीडियो में ही जैसे मैं अभी कुछ बात समझा रहा हूँ तो आप उधर से पूछ लेंगे क्या, नहीं पूछ पाएंगे। अर्थात एक दिशा में ही केवल कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरे दिशा में चाहे कि जो दूसरा डायरेक्शन है या दूसरा बिंदु है उससे पहले की तरफ भेज लें तो नहीं भेज पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स विधि। दूसरा क्या है, अर्ध डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि एक ये बिंदु है ए और ये एक बिंदु यहाँ पे है बी। अब होता क्या है कि ए से सूचना हमने भेजा, बी से भी सूचना भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ए से सूचना भेजा, यहाँ पहुँच गया, बी से सूचना भेजा, यहाँ आ गया। लेकिन समस्या क्या होती है कि एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, एक साथ दोनों नहीं होंगे। मतलब अगर एक ही समय पर चाहे कि ए भी सूचना को यहाँ भेज ले और एकदम उसी समय पर बी भी चाहे कि सूचना को भेज ले तो संभव नहीं है। दोनों तरफ चल रहा है लेकिन एक साथ दोनों नहीं चलेंगे। जैसे आप देखिएगा वॉकी टॉकी होता है, आप सुने होंगे कई बार इसको, वॉकी टॉकी के बारे में। ये आप देखेंगे सेना या पुलिस वाले लोगों के पास ऐसा रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं,
अपनी बात बोलने के बाद बोलते हैं ओवर, तो फिर उधर से फिर बोलना शुरू करते हैं। तो मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं। यहाँ तो क्या था, केवल एक तरफ से भेजी जाएंगी, दूसरे तरफ प्राप्त की जाएंगी। दूसरे तरफ से पहले तरफ भेजने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ है इधर से उधर भी भेजी जा सकती है, उधर से इधर भी भेजी जा सकती है, लेकिन एक ही साथ दोनों नहीं होगा। जैसे आप वॉकी टॉकी बोल सकते हैं, या जो टेलीफोन होता है, वो टेलीफोन में भी ऐसा था कि एक व्यक्ति बोल रहा है, वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा तो सुनेगा, इस टाइप का टेलीफोन हुआ करता था। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डुप्लेक्स तो है, लेकिन अर्ध डुप्लेक्स है, एक साथ दोनों नहीं भेज पा रहे हैं सूचनाओं को। ध्यान रखेंगे कि जो सिंप्लेक्स विधि होता है, इसमें दो तार का प्रयोग किया जाता है। अब दो तार का प्रयोग क्या है, मैं आपको आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस बात को। इसमें दो वायर का प्रयोग किया जाता है, दो वायर का प्रयोग किया जाता है। सिंप्लेक्स वाले में एक वायर से ही काम चल जाएगा, एक तार से ही काम चल जाएगा। और अब आता है पूर्ण डुप्लेक्स। अगर आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूर्ण डुप्लेक्स क्या होना चाहिए आप अपने मन में गेस कर लिए होंगे, अनुमान लगा लिए होंगे कि पूर्ण डुप्लेक्स में आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखिए, पूर्ण डुप्लेक्स में क्या होगा कि यहाँ से अगर ए से कोई सूचना भेजी जाएगी तो बी के तरफ चली जाएगी, बी से कोई सूचना भेजी जाएगी तो ए के तरफ चली जाएगी, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ए से बी भेज रहा है तो केवल वही भेज पाएगा। एक ही समय पर बी भी भेज सकता है ए को कुछ, और ए भी भेज सकता है बी को कुछ। जो भी सूचना भेजना रहेगा दोनों एक साथ भेज सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये पूर्ण डुप्लेक्स है। और इसमें चार तार की आवश्यकता पड़ती है, चार वायर की आवश्यकता पड़ती है। चार तार का मतलब क्या, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए, इसने भेजा, फिर एक ब्लॉक और बना लीजिए, अब इसने भेजा, उसके बाद उल्टा तार लगा दीजिए कि इधर से ये वाला भेजा, इधर से ये वाला भेजा। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, चार इस पे बना सकते हैं डायग्राम जैसा। ज़रूरत ही नहीं है, आप आसानी से समझ लीजिए कि दो तार की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ पे चार वायर की आवश्यकता पड़ती है पूर्ण डुप्लेक्स में। अब ये बात तो बहुत आसान था कि जब, अच्छा, इसमें कोई उदाहरण है क्या पूर्ण डुप्लेक्स का? है। क्या उदाहरण है? आप ईमेल करते हैं या जीमेल जो चलाते हैं, उसमें आसानी से ये काम हो जाता है। उधर से कोई सूचना भेजना है भेज ले, इधर से कोई सूचना भेजना है एक ही टाइम पर भेज सकते हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कि एक भेजे तो दूसरा न भेजे, या दूसरा भेजे तो पहला न भेजे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि ईमेल के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से, ये ईमेल भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या क्या भेजा जा सकता है? ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या क्या भेजा जा सकता है? ऑप्शन आपका रहेगा, ए वाला ऑप्शन जो रहेगा उसमें रहेगा वीडियो, दूसरा ऑप्शन रहेगा ऑडियो, तीसरा ऑप्शन रहेगा डेटा या संकेत बोल सकते हैं आप, डेटा भी आ सकता है। आप अगर ऐसा ना हो तो आप, मैं मान लेता हूँ कि लिखित दस्तावेज कुछ लिख लीजिए आप, लिखित दस्तावेज। और डी में बोल देता है उपरोक्त दोनों, डी में बोलता है उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ईमेल के माध्यम से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आप देखेंगे यूपीएससी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है जिस पर हम ध्यान ही नहीं दिए जाते हैं। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि सभी लोग दे देंगे आप लोग, क्योंकि ईमेल जीमेल बहुत लंबे समय से प्रयोग हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप भी प्रयोग कर रहे होंगे। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि कौन सा होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। चलिए, अब
हमने पढ़ लिया कि संचार के प्रकार क्या होते हैं, दो आधारों पर। अब हम लोग इस संचार के अवयव को पढ़ेंगे कि अगर हमें संचार करना है तो संचार करने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए, क्या क्या अवयव चाहिए। जैसे आपको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए कुछ अवयव चाहिए ना। आटा चाहिए, चलिए मान लेते हैं कि आटा ठीक है, बट उसके लिए बेलन चाहिए। उसको बेलने के लिए जो नीचे रखते हैं चौकी और चकोटी, क्या आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में समझें, उसकी ज़रूरत है। तवा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, या इंडक्शन जो भी आपके पास हो। तो वो सब क्या हो गया, रोटी बनाने के लिए अवयव। वैसे ही एक सूचना को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या अवयव की आवश्यकता होती है, उसको हम देखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा संचार के अवयव। संचार के अवयव एलिमेंट। अब देखिए, संचार अगर आपको करना है तो इसके मुख्य रूप से 3 अवयव हम देख सकते हैं और फिर उनके अंदर कैटेगराइज करेंगे। अभी आप 3 समझिए। एक हो जाएगा क्या, ट्रांसमीटर। एक का नाम होगा ट्रांसमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेषित्र। प्रेषित्र मतलब भेजने वाला। सिंपल अगर अपने लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषित्र, भेजने वाला। ट्रांसमीटर के बाद एक होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं चैनल। चैनल को चैनल ही हम लोग बोलें, क्योंकि चैनल के लिए अलग से नाम अगर आपको देना है तो बोलना पड़ेगा संचार के माध्यम। संचार का माध्यम, अभी समझ में आ जाएगा। संचार का माध्यम, ये तो क्या है अभी देखते हैं। या संचार चैनल इसको बोलते हैं। और अगला होता है ग्राही। ग्राही, कई लोग इसी को अभिग्राही बोलते हैं, आपको जो उचित लगे। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिसीवर, और ज़्यादा शब्द यही प्रयोग किया जाता है, रिसीवर। अभिग्राही और ग्राही आप बोलेंगे हिंदी में भी तो लोगों को कम समझ में आएगा। रिसीवर बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, रिसीव करने वाला। देखिए, ट्रांसमीटर क्या है, तो ये क्या करता है, जो भी हमारा सिग्नल होता है, जो भी हमारी सूचना होती है, उस सूचना को क्या करता है, भेजता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम कौन करता है, ट्रांसमीटर। अभी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अगला क्या है, चैनल। चैनल मतलब जब ट्रांसमीटर ने सिग्नल को छोड़ दिया, भेज दिया, तो उस सिग्नल को चलने के लिए कोई रास्ता भी तो चाहिए ना, किसी रास्ते से तो जाएगा वो। तो उस रास्ते को हम क्या बोल देते हैं, चैनल या संचार का माध्यम। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई एक लेटर लिखता हूँ और किसी दूसरे जगह पे भेजता हूँ, तो मैंने तो उस सूचना को क्या कर दिया, ले जाके पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी पटक दिया, डाल दिया। अब उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई माध्यम चुनना पड़ेगा। या तो रोड के थ्रू चला जाएगा, किसी ट्रक या वाहन के थ्रू, या तो फिर रेलवे का जो ट्रैक है मतलब रेलवे के थ्रू चला जाएगा वो, या तो फिर एरोप्लेन के थ्रू। मतलब क्या कि क्या माध्यम प्रयोग कर रहे हैं हम। वैसे ही ट्रांसमीटर का काम क्या है, सूचना को प्रेषित कर देना, भेज देना। और ये ग्राही का कार्य क्या है कि जो सूचना भेजी गई है उसको ग्रहण कर लेना, उसको रिसीव कर लेना। और भेजने और रिसीव करने का बीच का जो भी स्थान है, जो भी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, संचार का माध्यम या संचार चैनल आप बोला करिए। वही ज़्यादातर जगहों पे यूज किया जाता है, संचार का चैनल या संचार चैनल।
अब अगर आप इनके एग्जैक्ट परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ट्रांसमीटर को लिख सकते हैं, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो सूचनाओं को विद्युत तरंगों में बदलकर या विद्युत तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रेषित कर देती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक, अब देखिए शब्द आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक हम पढ़ चुके हैं पहले, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है जो सूचनाओं को विद्युत तरंगों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजता है। इसको ट्रांसमीटर बोलेंगे हम। अच्छा, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, इस ध्वनि को ये माइक क्या कर रहा है, विद्युत तरंग में बदलकर या तो विद्युत धारा के रूप में या फिर विद्युत वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करके कैमरे को ले जाके दे रहा है। और फिर जब आप लोग YouTube के माध्यम से सुनेंगे इस वीडियो को, तो उस समय क्या होगा, जो आपका ईयरफोन लगा रहे होंगे तो ईयरफोन नहीं लगा रहे होंगे तो डायरेक्ट जो उसका वॉल्यूम होगा, स्पीकर उसमें जो लगा है, वो क्या करता है, तो उस विद्युत संकेत को, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ इसको विद्युत संकेत में यहाँ बदल के भेजा जा रहा है और इसी वे में मैं अपलोड कर दूँगा YouTube पर। अब YouTube के माध्यम से जब आप इसको देखेंगे तो उस समय ईयरफोन के माध्यम से या फिर जो आपका मोबाइल या लैपटॉप है उसका स्पीकर से जो आवाज़ आएगी, वो क्या करता है, इस विद्युत तरंगों को फिर से ध्वनि तरंगों में बदल देता है। इस विद्युत तरंगों को वो फिर से क्या कर देता है, ध्वनि तरंगों में बदल देता है, और फिर आप उसको रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और सुन पाते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि ट्रांसमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या उपकरण है जिसके माध्यम से सूचनाओं को अलग या विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अब अगर आपको चैनल या संचार चैनल लिखना है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रांसमीटर या प्रेषित्र द्वारा भेजे गए सूचना को अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, उस रास्ते या मार्ग को हम क्या बोल देते हैं, संचार चैनल। ये रास्ता कुछ भी हो जाएगा, देखेंगे जैसे हम नॉर्मली बात किए कि रोड हो सकता है, रेल हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हम विद्युत सिग्नल के रूप में भेज रहे हैं, तो हम देखेंगे या तो वायर हो जाएगा, या तो केबल हो जाएगा, या फिर ऐसा भी होगा कि बिना तार का चला जाएगा, बेतार का संचार हो जाएगा। और उसके लिए क्या युक्ति हम लगाते हैं वो देखेंगे। बट उस समय जो स्पेस हमारा है वो स्पेस क्या हो जाता है, माध्यम का काम करता है। तो इसी लेक्चर में या इसी सीरीज में आगे हम उसको पढ़ेंगे। ग्राही बहुत आसान है, आसानी से आप इस बात को अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ग्राही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या युक्ति होती है जो ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए विद्युतीय सूचना को यांत्रिक सूचना में फिर से कन्वर्ट करके क्या करता है, श्रोता को सुनाता है, ग्रहण करके श्रोता को सुनाता है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित तथा संचार माध्यम द्वारा लाई गई सूचना को ग्रहण करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीन बात आपको आसानी से रट गई होगी। क्या है, संचार के अवयव तीन होते हैं, ट्रांसमीटर जो सूचना को विद्युत रूप में बदलकर पहुंचाता है, चैनल जो क्या करता है, यहाँ से छूटने के बाद रास्ता उपलब्ध कराता है इसके पास तक पहुंचने के लिए, और ग्राही क्या करता है, ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित और
संचार चैनल द्वारा लाए गए जो सूचना है उस सूचना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया संचार के अवयव। अब थोड़ा सा हम संचार के अवयव को देखने के बाद एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक आरेख बना रहे हैं कि आखिर में जो संचार पद्धति अभी हमने पढ़ा कि ये संचार पद्धति में क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसको हम बोलेंगे संचार प्रणाली का, संचार प्रणाली का, संचार प्रणाली का ब्लॉक आरेख। आप यही शब्द यूज करिएगा अगर ज़रूरत पड़ता है तो। ब्लॉक आरेख, ब्लॉक आरेख में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो कोई स्रोत होता है जो सूचना को जनरेट करता है, उत्पादन करता है सूचना का। तो सबसे पहले क्या है, ये कोई सूचना स्रोत है और ये सूचना स्रोत क्या करेगा, सूचना को निर्गत करेगा, सूचना को बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा गला क्या है, हमारे गले से आवाज़ निकलती है, तो गला क्या है, एक सूचना स्रोत है। अब विद्युतीय रूप में मानेंगे तो मेरे गले से आवाज़ निकली और ये माइक क्या कर रहा है, उसको विद्युत रूप में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सूचना स्रोत हो गया। ऐसे ही आप कुछ मान लीजिए हारमोनियम बजा रहे हैं तो वो सूचना स्रोत हो गया, ध्वनि निकाल रहा है। उस ध्वनि को अगर किसी माइक के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से ले जा रहे हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, वो उपकरण हो जाएगा सूचना का स्रोत। तो हम बोल सकते हैं कि सूचना स्रोत क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि अगर ये क्या होगा, जहाँ सूचना का उत्पादन किया जाता है, जहाँ सूचना बन रही है, सूचना का निर्माण हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सूचना स्रोत। क्या क्या हो सकता है ये, तो ये अब हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले अपना ही ले लें। मनुष्य का गला हो सकता है, हालांकि और भी जानवरों का गला है लेकिन उनकी भाषा हम समझते नहीं हैं, इसलिए अपनी बात कर लेते हैं कि या तो ये मनुष्य का गला हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, या और भी इस टाइप की चीज़ें आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैमरा है, ये भी क्या है, मेरे पिक्चर को विद्युतीय रूप में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो कैमरा है ये भी क्या है, एक सूचना स्रोत है। और आप जब लैपटॉप चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं या पीसी चलाते हैं तो एक उस पर टाइप करते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, तो वो कीबोर्ड क्या है, सूचना का स्रोत है। तो आप ऐसे ही चाहें तो कीबोर्ड को ही बोल सकते हैं क्या है, सूचना का एक स्रोत है। तो ये तो हो गया सूचना का स्रोत। उसके बाद क्या होता है, जब सूचना का स्रोत यहाँ से निकलता है तो मैंने आपको पीछे बताया था कि बार बार हम मैसेज सिग्नल की बात करेंगे, संदेश सिग्नल की बात करेंगे। तो सूचना स्रोत जब यहाँ से निकलता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या बन गया है, संदेश सिग्नल बन गया है, वो बन गया है संदेश सिग्नल। अब ये संदेश सिग्नल जो है, इस संदेश सिग्नल को हम एक ट्रांसमीटर में ले जाते हैं, एक ट्रांसमीटर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेषित्र, जिसको नाम देते हैं हम प्रेषित्र में भेजते हैं। और ये प्रेषित्र क्या करता है, तो यह सूचना को शक्ति प्रदान करके अधिक दूरी तक भेजने हेतु
तैयार करता है। कैसे करता है आगे हम देखेंगे। ट्रांसमीटर में काफ़ी चीज़ें हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, बट अभी समझिए कि पहले क्या होता है, सूचना का स्रोत होता है। उस सूचना के स्रोत से जो भी संकेत चलता है उसका नाम हम देते हैं क्या, संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल को ट्रांसमीटर में लगाया जाएगा, तो ट्रांसमीटर को प्रेषित्र बोलते हैं। और ये क्या करता है, तो यह सूचना को बल प्रदान करेगा, इसको मजबूत करके लंबी दूरी तक के लिए बनाएगा। अब कैसे बनाएगा हम देखेंगे आगे, मॉड्यूलेशन करेंगे, आगे टर्म वाइज धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि ये प्रेषित्र क्या करता है, ट्रांसमीटर क्या करता है कि सूचना को शक्ति प्रदान करके, बल प्रदान करके लंबी दूरी तक जाने के लिए तैयार करता है। अब जब यहाँ से निकलती है सूचना तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसी के नाम से बोलेंगे प्रेषित्र सूचना। प्रेषित्र सूचना। अब प्रेषित्र सूचना क्या होता है, तो ये होता है संचार माध्यम। संचार चैनल में लिख रहा हूँ, अभी जो आपको पहले बताया संचार चैनल। अब संचार चैनल में क्या होगा, तो ये इस सूचना को यहाँ से प्रेषित्र सूचना को उठाया और ये माध्यम पूरा होगा, किस माध्यम से ले जा रहे हैं। संचार चैनल क्या करता है, तो यह प्रेषित्र सूचना को, यह प्रेषित्र सूचना को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य मतलब जहां जाना है, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। पहुंचाने के लिए रास्ता बोल लीजिए या माध्यम बोल लीजिए आप, तो रास्ता बोलिए, रास्ता उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। तार रहेगा तो तार ऐसा काम करेगा, कराता है। अगर केबल रहेगा तो केबल काम करेगा। और अगर बिना तार का हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे सैटेलाइट होगा, या फिर और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं हम देखेंगे। और इसके बाद क्या होता है, इधर शायद आपको दिखाई ना दे तो इसके जस्ट आगे, आप ऊपर नहीं बनाएंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे हॉरिजॉन्टल में। मैं ऊपर ले चल रहा हूँ क्योंकि उधर शायद दिखाई ना दे। अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ अभिग्राही लगी रहती है। अभिग्राही मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिग्राही क्या करती है, सूचना को इकट्ठा करती है। तो यहाँ जो इसके माध्यम से जो सूचना जा रहा है यहाँ आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिग्राही सूचना। क्योंकि इसको अभिग्राही ग्रहण कर रही है तो हम इसको बोलेंगे क्या, अभिग्राही सूचना। यहाँ से जब निकल के यहाँ पहुँच जाएगा तो हम बोलेंगे अभिग्राही सूचना है। अभिग्राही करता क्या है, तो अभिग्राही जो है, ये जो प्रेषित्र सूचना आई है इस सूचना से फिर से संदेश सिग्नल को निकालता है। देखिए यहाँ पे ताकत दे रहा है ना, तो हम ताकत के लिए देखेंगे कि कैसे मॉड्यूलेशन करेंगे, उच्च आवृत्ति की तरंगों में अपने इस संदेश सिग्नल को मिला देंगे। तो वो आगे हम देखेंगे, बस यहाँ समझ लीजिए कि अभिग्राही जो है, अभिग्राही क्या करता है, तो प्रेषित्र सूचना को प्राप्त करके, प्रेषित्र सूचना को प्राप्त करके, प्रेषित्र सूचना को प्राप्त करके इससे मूल संदेश को निकालता है। इससे संदेश सिग्नल को, संदेश सिग्नल को निकालता है, आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद फिर सूचना क्या बन जाएगा, तो फिर वही सूचना बन जाएगा संदेश सिग्नल। फिर ये बन जाएगा संदेश सिग्नल। और यहाँ कोई प्राप्त करता रहेगा, वो इस चीज़ को प्राप्त कर लेगा, प्राप्त करता। एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें क्या होगा कि ब्लॉक आरेख, मतलब एक ब्लॉक में हमने इसको पूरे को बना दिया। सूचना स्रोत एक रहेगा जहाँ से सूचना जनरेट होगी, निर्मित होगी। जब उस सूचना को आगे बढ़ाएंगे तो उसका नाम देंगे संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल को ट्रांसमीटर में ले जाएंगे। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस सूचना को
बल प्रदान करेगा और ऐसा बना लेगा कि अब इसको भेजा जा सके। इसको जब भेजा जाएगा तो उसको हम प्रेषित सूचना बोलेंगे और संचार चैनल लगेगा। चाहे बेतार का प्रयोग करेंगे, बिना तार का करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से सैटेलाइट काम करेंगे इस पे और किस तरीके से हमारी जो आयन मंडल है वो काम करता है। तो प्रेषित सूचना को भेजा गया तो संचार चैनल उसको ले गया कहाँ तक, अभिग्राही तक। अभिग्राही ने सूचना ग्रहण किया तो उसको हम बोलेंगे अभिग्राही सूचना है। और अभिग्राही सूचना के बाद जब ये प्रेषित सूचना में से संदेश सिग्नल को निकाल देती है अभिग्राही, देखेंगे कैसे निकालेगी वो भी, तो वो फिर से बन जाता है क्या, संदेश सिग्नल। और उसके बाद जो भी प्राप्त करता होता है उस सिग्नल को प्राप्त कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख। संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख इसको हम बोलते हैं। तो अभी हमने संचार के प्रकार देख लिया और कुछ संचार से जुड़ी कुछ बातें देखा। अब हमको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में डिटेलिंग से कि कैसे अभिग्राही काम करेगा, कैसे सिग्नल को दूर तक पहुंचाएंगे, जो हमारा ट्रांसमीटर है वो कैसे मजबूत करता है सिग्नल को। इन चीज़ों को आगे पढ़ना है हमें। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संचार व्यवस्था में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को देखते हैं। तो संचार व्यवस्था में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शब्दावली आपको नहीं पता रहेगी तो मैं आगे जो भी बोलूँगा वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। शब्दावलियाँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने अब सूचना और संचार का ट्रैक तो पकड़ लिया है, बातें बेसिक समझ में आ गई हैं। ये संचार व्यवस्था में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जब देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी और फिर आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।